नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 65वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम 19वीं शताब्दी में घटित घटनाओं के अनुसार जो भी धार्मिक सुधार हुए उनके उत्तरदायी कारकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। 19वीं शताब्दी का यह समय भारत में पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, जब यहाँ के लोगों में धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना का विकास हुआ। कुछ ऐसे महापुरुष आए जिनके द्वारा लाए हुए परिवर्तनों के अनुसार समाज में विभिन्न प्रकार के सुधार हुए, जिनको समझने का प्रयास आज के हम इस व्याख्यान में करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप स्टडी को अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, इतिहास को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो जो मैं नंबर देता हूँ, जैसे 65 नंबर दिया है, तो इसके पहले जो 64 लेक्चर आपके आ चुके हैं उनको आपको देखना है, ताकि आप अच्छी समझ विकसित कर सकें और आने वाले जो भी लेक्चर हैं उनके बारे में आसानी से समझ सकें। यदि आप उन लेक्चर को देखते हैं तो आप आगे की ओर जो भी हिस्ट्री है, इसकी जो स्ट्रेटेजी है, उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसी बात के साथ आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 19वीं सदी में ऐसा क्या हुआ, किस प्रकार के परिवर्तन आए, जिसके अनुसार समाज एक विकसित दिशा में आगे बढ़ा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। हम एक एक पॉइंट को आसानी से समझते हुए इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, वो मैं आपको बताता चलूँगा। देखते हैं, 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों की दृष्टि से सांस्कृतिक जागरण का काल था। हम देखते हैं जो 19वीं सदी का जो समय होता है वह धार्मिक एवं सामाजिक, एक ओर तो धार्मिक चेतना का युग चल रहा था। लोग अपने पुराने धर्म के प्रति अपनी सहानुभूति जता रहे थे और इसमें सुधार कर कर सामाजिक सुधार आंदोलनों की दृष्टि से और सांस्कृतिक जागरण का विकास कर रहे थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का युग जो कि रहा वह सामाजिक सुधार एवं सांस्कृतिक जागरण का काल रहा। और आगे देखते हैं हम, इसी समय भारतीय समाज और धर्म में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ व कुप्रथाएँ जैसे अस्पृश्यता, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक अंधविश्वास आदि ग्रसित थे। हम देख सकते हैं कि उपनिवेश काल में भी भारत में इस प्रकार की समस्याएं जो कि धार्मिक रूप से उत्पन्न थीं, उन समस्या में हम देखते हैं कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी समस्याएं बहुत ही गहन समस्याएं थीं। और इसमें हम देखते हैं कि जाति प्रथा जो कि उत्तर वैदिक काल से चली आ रही प्रथा थी, इसको आज भी विद्यमान थी और लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए थे और बटे होने के कारण एक दूसरे के प्रति भेदभाव कर रहे थे। सती प्रथा 19वीं शताब्दी में जिसे समाप्त किया गया वह अब तक विद्यमान थी, यानी एक 12-13 साल की स्त्री जो कि विधवा हो जाती थी और उसके लिए बिना किसी मानवता के अपने पति के साथ आग में झोंक दिया जाता था। और हम देख सकते हैं कि बाल विवाह की समस्या सुधारते सुधारते आज तक इतनी नहीं सुधरी है, लेकिन हम देखते हैं कि इस समय से इस क्षेत्र में बातें होने लगी थी और समाज में कम से कम इतनी जानकारी तो फैल चुकी थी कि यह चीज़ें अपराध हैं, जबकि इन चीज़ों के लिए उस समय पर अपना अधिकार समझा जाता था। और अंधविश्वास जो कि लोगों में व्याप्त थे, अंधविश्वास के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना सारा जीवन किसी, जो कि एक तरीके से हम देखते हैं कि मुस्लिम देशों में जिस प्रकार ब्राउन वॉश कराया जाता है, उसी प्रकार हमारे देश में भी कुछ ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए उसको अपने धार्मिक अंधविश्वासों के चलते उसका सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। बचपन से ही किसी आश्रम में पढ़ने के कारण और इस प्रकार की मान्यता को प्राप्त करने के कारण एक गूढ़ मस्तिष्क का व्यक्ति हो जाता है जो एक ही दिशा में अपने कार्य को आगे बढ़ाता है और जो भी सामाजिक जीवन है वो भी समाज है उससे कटा हुआ रहता है। और इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण भी लोग धार्मिक रूप से इसमें जुड़ जाते थे। आगे देखते हैं, ऐसे समय में जाति जनजाति में भारतीयों का सिर्फ सामूहिक चेतना का विकास किया, बल्कि अपने सामान्य हितों के प्रति भी सजग किया।
हम देख सकते हैं कि इस समय में जाति जनजाति में भारतीयों का सिर्फ सामूहिक चेतना का विकास नहीं किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि लोगों में केवल सामूहिक चेतना का ही विकास नहीं हुआ, यानी इस समय पर सामूहिक चेतना का विकास हो रहा था। एक समूह निकल कर आ रहा था जो विकास की बात कर रहा था। इसके अलावा इनके सामान्य हितों के प्रति सजग भी हुए। कुछ व्यक्ति जिनके द्वारा जो सामाजिक बातें सामने लाई जा रही थीं, उन बातों को लेकर यह सामाजिक जीवन के प्रति सजग हुए। पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के संपर्क में भारतीयों की जनजागृति बढ़ी। विज्ञान ने अंधविश्वास को दूर किया तथा विश्वास तथा तार्किक चेतना जागृत हुई। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब पाश्चात्य शिक्षा हमारे यहाँ आती है तो पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के संपर्क में लोग जुड़ने लगे और इसके चलते भारतीयों में जन जागृति आई। विज्ञान ने अंधविश्वासों को दूर किया तथा विश्वास तथा तार्किक चेतना जागृत हुए। जहाँ लोग आंखें मूंद कर किसी भी प्रकार की बातों को मान लिया करते थे, अब उनको तर्क सिद्ध करने के लिए विज्ञान का सहारा लेने लगे और वैज्ञानिक खोजों के अनुसार कुछ ऐसी धर्मांधताएं जो सामने आईं और जिनके कारण अंधविश्वास दूर हुए। यह हम कह सकते हैं कि यूरोप में इस प्रकार की अंधविश्वास हुआ करता था कि जो सूर्य है वह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और इस प्रकार की मान्यता के कारण, जो कि बहुत ही गलत मान्यता थी, और जब विज्ञान की खोज हुई और पता चला कि सूर्य जो कि है वह ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, साथ ही पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है, और इस प्रकार की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को दबाया गया। उसी प्रकार भारत में भी अपने जो विकास है इससे लोग आगे ना बढ़ पाएँ तो उनको एक सूत्र में बांधकर कुछ समय पहले हम देख सकते हैं कि लोगों के लिए समुद्र की यात्राएं वर्जित थीं ताकि यह देश विदेशों की यात्रा ना कर सकें। इस प्रकार की नीतियों के कारण, ब्राह्मणवाद के कारण समाज दबा हुआ था। और हम देखते हैं कि जो भी पाश्चात्य शिक्षा आती है इससे लोग देश विदेशों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। आगे देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से प्रबुद्ध भारतीयों ने अपने धर्म एवं समाज में प्रविष्ट बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जैसे जैसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपने अधिकारों के बारे में समझा, तो अपने समाज में जो प्रविष्ट बुराइयां थीं उन बुराइयों को दूर करने में प्रबल इच्छा जागृत हुई। आगे हम देख सकते हैं कि प्रेस के विकास, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम इससे देख सकते हैं कि अब लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना संवाद किसी एक विशेष जन समुदाय के लिए भेज सकते थे। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेस के विकास के परिणाम स्वरूप विचारों का आदान प्रदान में तीव्रता आई। जो भी विचार थे उन विचारों को छापकर लोगों में वितरित किया जा सकता था। प्रेस एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसके कारण किसी एक जन समुदाय से जुड़ना, किसी भी विचार को प्रेषित करना व लोगों तक पहुंचना बहुत ही आसान हो चुका था तथा तीव्रता आई तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों की निंदा की गई तथा सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था सुधार की मांग की गई। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दो प्रमुख कार्य हुए। पहला, यह सामाजिक कुरीतियों पर इसने चोट की। जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनके बारे में लेख छपने लगे और इसकी निंदा की जाने लगी। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिस प्रकार की बातें इनमें लिखी जाती थी, वह एक सामाजिक सुधार की बात करते थे और साथ ही आर्थिक अवस्था सुधार की मांग की गई। जो भी आला अफसर होते थे, लोगों की मांग भी इसमें जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बातों को आगे रखते थे और इन बातों के चलते आर्थिक अवस्था में सुधार की भी मांग की गई। ईसाई मिशनरियों के कार्यों ने भारतीयों को अपने धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा हेतु सचेत किया। यहाँ हम एक बात को समझ सकते हैं कि जो ईसाई मिशनरी भारत में आए, इन्होंने अपना धर्म प्रचार करना प्रारंभ किया, तो हमारे यहाँ जो भी समाज सुधारक थे उन्होंने लोगों को धर्म के रूप से परिवर्तित करने की बजाय अपने धर्म के ही बारे में जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी अच्छे विचार हैं, उनको सामने रखते हुए लोगों को जो धर्म का कन्वर्जन हो रहा था, जो धार्मिक परिवर्तन हो रहा था, उसको समाप्त करने के लिए कार्य किए। यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि
यह कार्य ना हुआ होता तो हमारे देश में बहुत बड़ा तबका जो कि अन्य धर्मों की ओर पलायत हो जाता या धर्मांतरण कर लेता। जो भी हमारे यो समाज सुधारक आए, इनके द्वारा धर्म को बचाने का भी प्रयास किया गया। इन्होंने भारत के धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा हेतु लोगों को सचेत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय धर्म और समाज सुधारकों का प्रादुर्भाव हुआ। जो भी समाज सुधारक आए वह सामने आए और इनका वर्चस्व बढ़ा और इन्होंने भारतीय सुधारों का प्रादुर्भाव किया। आगे देख सकते हैं, सुधारों ने यह महसूस किया कि बिना सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन किए समाज कमजोर एवं दलित वर्ग को हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं रख सकता। यही एक गूढ़ रहस्य की बात है जिसको आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यदि आप दलितों के प्रति, अपने से जो छोटी जाति है उसके प्रति भेदभाव करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उनको अपने धर्म से अलग कर रहे हैं। यदि आपको उसको उस व्यक्ति के लिए धर्म से जोड़ना है, चूँकि आप देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त नहीं होगा उसको नीचे बैठाया जाएगा और वही सब क्वालिटीज़ वह दूसरे धर्म में देखेगा कि यहाँ पर प्रॉपर उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसको साथ बैठाया जा रहा है, भोजन करने में कोई भेदभाव नहीं है। और मुस्लिम जाति में इस प्रकार की धारणाएं थी। और ईसाई जो निकल कर आए उनके यहाँ तो और ही खुले विचार थे, आप किसी भी स्त्री से शादी कर सकते थे और यहाँ पर इस धर्म में कन्वर्ट होने के कारण आप अपने सामाजिक जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते थे। बढ़िया कपड़े पहनकर, सूट बूट पहनकर अपने जीवन शैली को सुधार सकते थे। अतः इस प्रकार की बातों को सुनकर जो भी भारतीय व्यक्ति थे वह उसकी ओर जो भी आकर्षित हो रहे थे। तो इस प्रकार की बातों को देखकर जो सामाजिक सुधारक आए और उन्होंने इस चीज़ को नकारते हुए भारतीय धर्म की महत्वाकांक्षा के लिए लोगों के लिए बताया और उससे कार्य किया। और हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े तबके को धर्म परिवर्तन से इनके द्वारा बचाया गया और इनके द्वारा कहा गया कि अपने जो धर्म है इसमें अपडेट लाए बिना, यानी परिवर्तन लाए बिना जो कि कमज़ोर एवं दलित वर्ग है उसको हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं रखा जा सकता। यदि आपको इनको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं तो यह आज नहीं तो कल अपने धर्म से विचलित हो जाएगी, अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। यदि आप इनको साथ में जोड़कर रखना चाहते हैं तो इनके लिए एक सम्मान देना चाहिए और धर्म में जो भी कुरीतियाँ चली आ रही हैं उनको बायकॉट कर उनको अलग कर हिंदू धर्म के साथ जोड़कर रख कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं और इनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि रेलवे एवं सड़कों के निर्माण ने समाज सुधारकों को यह सुविधा प्रदान की कि वे भारत में भ्रमण कर भारतीय जनता को जागृत करें। रेलवे एक बहुत ही अच्छा माध्यम बना। अंग्रेजों के द्वारा रेलवे का मुख्य कार्य यह होता था कि वो रॉ मटेरियल जो भी कच्चा माल हुआ करता था वह एक क्षेत्र से अपने देश तक ले जाने के लिए, यानी समुद्री क्षेत्रों तक ले जाने के लिए प्रयास करते थे। उसके बाद जहाज़ों में उनका जो कच्चा माल है वह भरा जाता था और विदेशों में ले जाकर उसका पक्का माल बनाकर रॉ मटेरियल को ले जाकर वहाँ से फिनिश गुड यानी पक्का माल बनाकर भारत तथा अन्य देशों में व्यापार किया करते थे। साथ ही टूरिज्म के क्षेत्र से भी यह रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण रही। साथ ही इसमें यात्राएं होने लगी। इन्हीं यात्राओं के चलते हमारे जो भी समाज सुधारक थे, जो भी बहुत ही फेमस हो चुके थे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी टीचिंग्स फैलाने के लिए जा सकते थे और साथ ही अंग्रेज़ों का सपोर्ट भी इनके लिए होता था, जिस कारण हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत से कार्य किए। यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे एवं सड़कों का जब निर्माण हुआ तो समाज सुधारकों को यह सुविधा प्रदान हो गई और वह भ्रमण कर भारतीय जनता के लिए जागृत कर सके। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी का समय होता है जब एशियाटिक सोसाइटी द्वारा विद्यालय की स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना के साथ ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को उजागर करने के लिए भारतीयों में धर्म की भावना जगाने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक और 1784 ईस्वी में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जो कि भारत एशिया का हिस्सा है और एशियाई क्षेत्र में जो भी धर्म भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की बात होती है तो एक बड़े स्तर पर
चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी ओर यूरोपीय ज्ञान को भारतीयों के समक्ष रखकर उनकी मानसिकता का विकास किया जा रहा था। एक ओर तो भारतीय धर्म दर्शन की बात हो रही थी, दूसरी ओर यूरोपीय ज्ञान, जो भी यूरोप से चली आ रही जो जो भी खोजें थी, उनका भी लाभ भारतीयों के लिए मिल रहा था। इसका जो ज्ञान और विज्ञान था, उसमें भारतीयों के समक्ष रखकर उनकी मानसिकता का विकास किया जा रहा था। उपर्युक्त तथ्यों से भारतीयों में जनचेतना का संचार किया, साथ ही अंग्रेजी शासन की बुराइयों से नए भारतीय सामाजिक वर्ग के उदय एवं प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा अपनी सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं से हटने की चाह ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को जन्म दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब विज्ञान भारत में आ चुका था, तो इस समय एक जनचेतना का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें संचार के माध्यम से लोगों की बुराइयों को ख़त्म किया जा रहा था। संचार के विभिन्न माध्यम बने, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक तो रेलवे, जो कि संचार का बहुत बड़ा माध्यम था, जिससे सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाज सुधारक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। दूसरी ओर पत्र पत्रिकाओं के विकास एवं प्रेस के विकास ने पत्र पत्रिकाओं का छपना प्रारंभ हुआ, जिसमें अपने विचारों के लिए लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सुधारों में क्या सुधार हुए कि एक तो सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया, तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ तथा इस प्रकार किया गया। हम भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा देते हैं। अब भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन अब आपके सामने आता है, तो इतनी सारी जानकारी आपके पास मौजूद है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का विकास, किस प्रकार यूरोपीय ज्ञान के विकास के कारण भारतीय जनचेतना का विकास हुआ। और हम देख सकते हैं कि जिसमें धार्मिक कुप्रथाओं का अंत किया गया, सामाजिक कार्य किए गए, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलनों की क्या भूमिका रही, इस प्रकार की बातें आप अपने आंसर में इनपुट कर सकते हैं। और साथ ही इनसे संबंधित शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हल कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं नारी मुक्ति आंदोलन 19वीं शताब्दी के सुधारों में यह एक बहुत ही प्रमुख चीज़ थी। इसमें नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ किए गए। हम देख सकते हैं कि नारियों की स्थिति किस प्रकार थी। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 19वीं शताब्दी में नारियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आप इस चीज़ को इनपुट कर सकते हैं। भारत में स्त्रियां सदियों से पुरुषों के अधीन तथा सामाजिक उत्पीड़न का शिकार थीं। बहुत ही अच्छा पॉइंट। हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही स्त्रियों को उपभोग की वस्तु माना जाता था, अतः कुछ समय ऐसे रहे जहाँ पर स्त्रियों को लिए सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन जो निचले तबके हैं, जो गरीब क्षेत्र हुआ करते हैं, इनमें स्त्रियों को उतना सम्मान प्राप्त नहीं था। यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत में स्त्रियां सदियों से पुरुषों के अधीन रहती थी तथा सामाजिक उत्पीड़न का शिकार थीं। अपने पारिवारिक संबंधों के अतिरिक्त उनका कोई भी अस्तित्व नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि अपने परिवार के अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी महिलाएं थीं, वह सती प्रथा, विधवा विवाह, जाति प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों में सदैव पीड़ित रहीं। ऐसी जो समस्याएं इनके सामने हमेशा से रही हैं, सती प्रथा, जिसका एक भयावह जो भी डर था वह समाज में फैला हुआ था कि इस समय पर सती प्रथा चली आ रही थी। और विधवा विवाह, जो कि विधवाओं का विवाह नहीं होता था और उनके लिए एक दयनीय स्थिति में रखा जाता था, तो यह भी एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। जाति प्रथा के बारे में तो आप समझते ही हैं। साथ ही बाल विवाह, छोटी सी उम्र में विवाह कर देना तथा अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ जब विवाह किया जाता है, तो आप इसकी स्थिति को आप समझ ही सकते हैं और इसके बारे में आसानी से बहुत कुछ इनपुट कर सकते हैं। आदि कुरीतियों ने सदैव ही जो कि महिलाओं के लिए पीड़ित किया। साथ ही हम देख सकते हैं, परंतु जब 19वीं सदी का समय आता है, इसमें आप इसका पहला पक्ष देखते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं से महिलाएं पीड़ित रहीं
और 19वीं शताब्दी का जब समय आता है तो यह आधुनिक चेतना के साथ मानवतावादी सामाजिक विचारों से प्रेरित होकर समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए शक्तिशाली आंदोलन चलाए। जब समाज के बड़े बूढ़े व्यक्ति, जो कि सम्मानजनक व्यक्ति, किसी कार्य की पहल करते हैं तो बहुत से लोग उससे जुड़ना प्रारंभ करते हैं। और जब समाज में एक प्रकार की मान्यता पैदा हो जाती है, एक प्रकार की नई विचारधारा आती है, तो उससे जुड़ने का ज़्यादातर लोग प्रयास करते हैं। और यही प्रयास 19वीं शताब्दी में किया गया। यहाँ यह जो युग था वह आधुनिक चेतना का युग था, जहाँ पर मानवतावादी लोग निकल कर सामने आए। यह मानवतावादी लोग सती प्रथा जैसी प्रथाओं का खंडन करते थे, विधवा विवाह को सही मानने लगे थे और बाल विवाह से दूर होने लगे थे, और साथ ही मानवतावादी तथा सामाजिक विचारों से प्रेरित होकर समाज सुधार की ओर ध्यान दे रहे थे। आगे हम देख सकते हैं कि राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा को आप समझ सकते हैं। सती प्रथा के समाप्त करने की जो घटना है वह घटना 1857 के पहले घटित हो चुकी थी। यानी हम मानते हैं कि 1857 की क्रांति में कुछ कारण यह भी रखे कि जो भी अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने भारतीय जो समाज सुधारक थे इनके साथ मिलकर भारतीयों की जो कि धार्मिक मान्यताएं थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। अतः 1829 को आप याद रख सकते हैं कि राजा राममोहन राय के प्रयास द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा एक्ट लाया गया, जिस एक्ट के माध्यम से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी का समय होता है जब विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी जाती है। इसी समय पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की जाती है, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया जाता है, तथा बम्बई में महिला विद्यालय की स्थापना की जाती है। महिलाओं के लिए यह जो कार्य हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें आप अपने क्वेश्चन में इनपुट कर सकते हैं कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार विधवा का विवाह करना पाप माना जाता था, अतः इसका खंडन करते हुए 1856 में संवैधानिक रूप से विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। 1829 में सती प्रथा को मान्यता दी गई। पूना में विधवा आश्रम यानी विधवाओं के लिए एक ऐसे आश्रम की स्थापना की गई जहां पर यदि कोई महिला विवाह नहीं करना चाहती, यानी अपना पुनर्विवाह नहीं करना चाहती, तो वह विधवा बनकर सम्मान पूर्वक अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकती है, शिक्षा प्राप्त कर सकती है, और इसके लिए इस आश्रम की स्थापना की गई। मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी महिलाओं के लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना की गई। यह जो कदम थे भारत में पहली बार उठ रहे थे और इस प्रकार के कार्य हो रहे थे, अतः आपको यह परिवर्तन का दौर याद रखना है। आगे हम देख सकते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए ब्रह्म विवाह एक्ट 1772 ईस्वी में तथा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में तथा शारदा अधिनियम 1930 में लाया गया। यह 3 अधिनियम आप याद रख सकते हैं जो कि एक्ट बनकर आए। इसमें हम देख सकते हैं कि अधिनियम जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जाता था, और इसमें हम देख सकते हैं कि 1872 में जो विधवा विवाह के लिए ब्रह्म विवाह एक्ट लाया गया, बाल विवाह को रोकने के लिए, जो कि बालकों का विवाह होते थे उसको सरकारी जामा पहनाया गया तथा 1872 ईस्वी में इस प्रकार किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी जो महिलाओं की कम उम्र में विवाह होते हैं उसके लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1991 लाया गया, और कम उम्र में विवाह को लेकर शारदा अधिनियम एक्ट 1930 लाया गया। शारदा एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए, यह बाल विवाह से संबंधित है। कन्या शिशुवध को रोकने के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1795 नहीं, यहाँ 1895 हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1895 में बंगाल अधिनियम के द्वारा इसे साधारण हत्या स्वीकार कर दिया गया। जब बंगाल अधिनियम 1895 आता है तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे साधारण हत्या स्वीकार किया जाता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि कितना कठोर और व्यवस्थित कानून है कि जो बाल हत्या है उसके लिए इन्होंने साधारण हत्या के नाम पर स्वीकार किया, यानी यदि आप किसी बड़े पुरुष की हत्या करते हैं उसी प्रकार की सजा के प्रावधान बालकों की हत्या में प्रावधान किए गए थे। हम देख सकते हैं कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने काम करते हुए तरुण स्त्री संघ की स्थापना की।
वहीं कालांतर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बधू स्कूल की स्थापना की गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक कंपटीशन चल रहा है, जो कि एक कोल्ड वॉर टाइप हम देख सकते हैं कि ये की ओर तो ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, तो और उसी के विपक्ष में भारतीय समाज सुधारक काम कर रहे हैं। इनके द्वारा सर्वप्रथम जब ईसाई मिशनरियों के द्वारा काम करते हुए तरण स्त्री संघ की, जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापना किया गया था, तो उसी के चलते हम देख सकते हैं भारतीय जो भी समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बधू स्कूल की स्थापना की गई। ज्योतिबा फूले के प्रयासों से 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वुड डिस्पैच के माध्यम से स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। इसका जो समय काल रहा हुआ 1854 ईस्वी का रहा। नारी मुक्ति की दिशा में राष्ट्रीय आंदोलन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ हम देख सकते हैं कि बंग भंग आंदोलन में जब हम देखते हैं कि महिलाओं के द्वारा जो सामाजिक कार्य थे उनमें हिस्सा लिया जाने लगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नारियां इतनी सशक्त हो चुकी थी कि वह सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रही थी। नारी मुक्ति की दिशा में राष्ट्रीय आंदोलन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंग भंग यानी बंगाल का जब विभाजन हुआ, उस प्रकार के आंदोलनों में, असहयोग आंदोलन में जब स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो हमने समझा कि किस प्रकार स्त्रियों का महत्व है। यही नहीं, स्त्रियों ने क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और निरंतर आने वाले अधिनियमों ने स्त्रियों को शक्तिशाली बनाया। एक के बाद एक जो हम यहाँ पर अधिनियम पढ़ते हैं, इन अधिनियमों के माध्यम से स्त्रियों को सशक्त बनाया गया। साथ ही जब यह सशक्त होती हैं तो समाज में विभिन्न कार्य कर सकती हैं। यदि आपके लिए स्त्री शिक्षा से संबंधित, स्त्रियों के इतिहास से संबंधित और इनके समाज में सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते, तो ये सब चीज़ें आप इनपुट कर सकते हैं। यानी इस लेक्चर से आपका चहुमुखी विकास हो रहा है। बंग भंग जो भी आंदोलन चले, इसमें स्त्रियां साथ ले रही थी, और क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें साथ रहकर स्त्रियां काम कर रही थी। निरंतर आने वाले अधिनियमों ने जिस प्रकार महिलाओं के लिए सशक्त किया। 1919 के अधिनियम ने स्त्रियों को मत प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पर स्त्रियों के लिए वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। इसका लाभ उठाकर स्त्रियां स्वतंत्रता के पूर्व ही विधानमंडलों में प्रवेश कर गईं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 1919 के समय इनके लिए जो मतदान का अधिकार था, मतदान के अधिकार प्राप्त होने के कारण समाज में इनके लिए जो भी है महत्व प्राप्त होने लगा। और हम देख सकते हैं कि जब किसी को वोट डालने का अधिकार होता है, तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में जहाँ भी वोटिंग का पावर आ जाता है, तो नेता और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वह उनको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं और वहाँ पर जाकर उनकी समस्याओं को सुनने लगते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका लाभ उठाकर कई स्त्रियां स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले ही विधानमंडलों में प्रवेश कर जाती हैं। तो वहीं कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय होकर अध्यक्ष पद तक पहुंचती हैं। 1920 के पश्चात जब महिलाओं में जागृति आना प्रारंभ हुई, तो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए 1927 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। यानी यह एक राष्ट्रीय लेवल की संस्था थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। इसमें नारियों ने अपना वर्चस्व दिखाया और हम देख सकते हैं कि जिसे नारी स्वतंत्रता एवं समानता के लिए निरंतर संघर्ष चलते रहे। जो भी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, इसके द्वारा इनकी बातों को सामने रखा जाने लगा। आगे हम देख सकते हैं, चूँकि नारी मुक्ति के वास्तविक प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए जा सके, जब महिलाओं एवं पुरुषों के बीच भारतीय संविधान में समानता स्थापित कर इन्हें संपत्ति के समान अवसर प्रदान किए गए। जब भारतीय संविधान स्थापित होता है और महिलाओं के लिए जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें समान अधिकार दिया जाता है, तो इनकी जो स्वतंत्रता है वह स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आती है। परंतु पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही इन सब अधिकारों को पाने में यह सक्षम हो सकें। यानी पूर्व से ही इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, जो महिलाओं के लिए प्रयास किए गए, सामाजिक सुधार किए गए, तब इस स्थिति में आ चुकी कि इनको एक समय हुआ कि जब वोटिंग का समान अधिकार प्राप्त हुआ, जब भारत की आज़ादी होती है। और भारत एक ऐसा देश है जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वोटिंग राइट एक साथ सभी लोगों के लिए दिया था। जो भी भारत के नागरिक थे 18 वर्ष से अधिक आयु के, उस समय पर 21 वर्ष हुआ करती थी,
वोट डालने का अधिकार था। इसके परिणाम स्वरूप है कई देश ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया जाता। इस प्रकार के बातें भारत में नहीं है। भारत में प्रत्येक महिला के लिए उतने ही राइट हैं जितने कि पुरुषों के लिए दिए गए हैं। कई देश ऐसे हैं जहां शरीयत के लॉ चलते हैं। वहां पर ड्राइविंग करने के लिए अभी हम देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में कुछ समय पहले ही ड्राइविंग करने के लिए महिलाओं के लिए परमिशन मिली थी। और इस प्रकार की बातों से हम समझ सकते हैं कि भारत में जन्म लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर मिलने वाले अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता, इतने सारे धर्मों के लोग एक साथ रहकर कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक सद्भाव की बात की जाती है। आगे जैसे ही हमारे जो संविधान के लेक्चर आएंगे इसमें आप और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान में हमारे लिए किए गए हैं। और इसी बात के साथ आज का व्याख्यान खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको यह छोटे से प्रयास है समझ में आ रहे होंगे। और साथ ही ऐसी वीडियो जो भी आपके लिए लगता है कि महत्वपूर्ण है अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से और जो कि आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो है शिक्षा से बहुत ही दूर जा चुके हैं। और हम देख सकते हैं कि जो कोरोना काल चला, जो भी आपदाएं आई, इस समय में बच्चों की जो भी पढ़ने की जो रुचि है वह बहुत हटने लगी। ऐसे में आपको यह काम करना है कि जो भी बच्चे स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, यानी आपको जो स्टडी करनी है उस पर आपको पहले हम देख सकते हैं कि जो हम स्कूलों में जाते थे तो हमारे लिए जो भी शिक्षक होते थे और ऐसा माहौल हुआ करता था कि हम एक शिक्षा की व्यवस्था में, एक शिक्षा के माहौल में ढल जाते थे। अब इस प्रकार की लिबरल व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि यदि बच्चा चाहे तो ही तभी वह पढ़ सकता है। यदि वह विभिन्न चीज़ों में अपना दिमाग लगाता है, जैसे मोबाइल चलाता है या बाहर घूमने जाता है या कुछ भी करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। और आप इसकी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और अपने बच्चों तक इस प्रकार की जानकारी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। उनके साथ बैठिए, उनको शिक्षित कीजिए और छोटी छोटी सी बातें उनके लिए बताइए। इस प्रकार आप उनको शिक्षित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज के लेक्चर से विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।